Hello, aspirant. Welcome to daily news analysis of The Hindu. Today, the date is 5th of August, so let's get started. First news is with respect to ongoing protest in Bangladesh, and अभी latest जो news आ रही है by this time is that Miss Sheikh Hasina has resigned. Alright. Now इस केस में एक बात समझिए कि हमारी इंडिया की जो भी एक ज्यादातर गुडविल या कहें बॉन्डिंग वो शेख हसीना फैमिली के साथ थी जो कि काफी लंबा जिन्होंने रूल किया है। बट वहां की जो ऑपोजिशन पार्टी है उसके साथ इंडिया के रिलेशन उतने अच्छे नहीं हैं क्योंकि वो ऑपोजिशन पार्टी थोड़ी सी रेडिकल इस्लाम में बिलीव करती है। राइट, इवन काफी सारे उनके जो ऐसे लोग हैं जिनको सजा दी गई है वहां पर 1971 के हॉलोकास्ट के लिए, वो भी इसी पार्टी से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एसोसिएट करते हैं। राइट नाउ, तो इंडिया की जो फेवर की जो पार्टी थी वहां से तो एटलीस्ट प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया है। सरकार चेंज हो गया नहीं वो बात की बात है, या उन्हीं की पार्टी से कोई और प्रधानमंत्री बन जाएगा। ओके, दैट इज वन थिंग। बट ओवर द इयर्स क्या हुआ है यहाँ पर इंडिया बांग्लादेश रिलेशनशिप में, दैट इंडिया ने वहां की जो पब्लिक थी उसके बीच अपनी गुडविल लूज कर दी है। इसके काफी सारे रीजन हैं, जिसमें से एक रीजन है CAA जो हमने असम में एनआरसी कराई थी, क्योंकि उस टाइम भी बांग्लादेशी गवर्नमेंट ने कहा था कि ये आपका इंटरनल मैटर है, चाहे आप किसी को बांग्लादेशी डिक्लेयर कर दीजिए या इलीगल माइग्रेंट डिक्लेयर कर दीजिए, वी आर नॉट गोइंग टू टेक दैम। दैट इज वन थिंग। सेकेंड थिंग इज कि यहाँ पर मिस शेख हसीना ने भी ऑलमोस्ट शायद सभी इंस्टीट्यूशंस को ऑलमोस्ट अपने कंट्रोल में रखा था, इसलिए बार बार इलेक्शन भी जीत रही थी और वहां के इलेक्शन भी फ्री एंड फेयर नहीं माने जा रहे थे। अब इंडिया जो क्लेम करता है दैट वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, उसने कभी इस चीज के अगेंस्ट वॉइस रेज नहीं की। यूके, यूएस, UN ने भी इस बारे में कहा कि बांग्लादेश में जो इलेक्शंस हो रहे हैं वो उतने फेयर नहीं दिख रहे हैं। लेकिन इंडिया ने मिस शेख हसीना की गवर्नमेंट को हमेशा पूरी तरीके से सपोर्ट किया। उन्हीं के क्लोज, उन्हीं की पॉलिटिकल फैमिली में जो आने वाले लोग हैं, इन पे कई करप्शन के स्कैंडल्स लगे हैं। जो बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस हैं बांग्लादेश में, वो इन्हीं की पार्टी से जुड़े हुए लोग कंट्रोल करते हैं इन अ सॉर्ट ऑफ मोनोपोली, और इसके अगेंस्ट वहां की पब्लिक में काफी डिसकंटेंट रहा और ये इंस्टीट्यूशन को मैनिपुलेट करके बार बार इलेक्शन जीतती रही। बट यहाँ पर वहां की बांग्लादेश की जो पब्लिक है वो ये उम्मीद करती थी इंडिया से कि बीइंग अ लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, इंडिया विल रेज इट्स वॉइस अगेंस्ट द अथॉरिटेरियनिज्म एंड कैप्चरिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस। बट इंडिया ने वो कभी किया नहीं, क्योंकि इंडिया हमेशा चाहता था कि जो हमारी फेवरेबल रिजीम है में शेख हसीना की वो बनी रहे। राइट, तो वहां की पब्लिक के बीच में हमारी गुडविल उतनी अच्छी नहीं है जितनी की शेख हसीना की गवर्नमेंट के साथ थी। सेकंड थिंग इज कि वहां की जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो काफी हद तक थोड़ी रेडिकल मानी जाती हैं। राइट, तो अब इनके रेजिग्नेशन के बाद क्या सीन बनेगा वो टाइम बताएगा। यहाँ पर केरल ने कहा है सेंटर को कि प्लीज डिक्लेयर लैंडस्लाइड एज नेशनल डिजास्टर। अब लैंडस्लाइड पर हमें एक सेपरेट लेक्चर करना है इन मेंस 450 प्लस, और दूसरा हमें करना है डिजास्टर मैनेजमेंट में जो कि स्टैटिक का भी पार्ट है। ये दोनों लेक्चर आपको मेंस 450 प्लस में इन डेप्थ मिलेंगे। ओके, यहाँ न्यूज में ऐसा कुछ नया नहीं है। एनडीए allies डिवाइडेड ओवर टॉप कोर्ट रूलिंग ऑन शेड्यूल कास्ट सब कोटास। ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया था 3-4 दिन पहले की न्यूज डिस्कशन में कि इसके क्या बेनिफिट्स होंगे, इसमें क्या चैलेंजेस होंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको वही जानने हैं, बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस। बाकी स्टेट गवर्नमेंट्स को दे दी गई है पावर कि आप सब क्लासीफाई कर सकते हैं, तो वो जब चीजें इंप्लीमेंट होंगी तब उस पर और बात करेंगे। यहाँ पे मायावती ने भी कहा है शी ऑल्सो अपोज द एपेक्स कोर्ट रूलिंग ऑन SC सब क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट चीज इज मीडिया में एटलीस्ट ये न्यूज है दैट देयर इज प्लान टू अमेंड वक्फ एक्ट। तो इसी पर ओवैसी का कहना है कि दिस इज टू रॉब मुस्लिम्स ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। राइट, यहाँ पे माना जा रहा है कि एटलीस्ट 40 अमेंडमेंट्स किए जाएंगे इस एक्ट में। तो पहले इस एक्ट को भी आज हम जानेंगे आगे इसमें क्या प्रोविजन है। State governments appoint a survey commissioner of Waqf who identify Waqf properties and prepares a list of Waqf. The list is then sent to the state government, which issues a gazette notification, which itself an official act. If unchallenged for a year, the final nature of the property become Waqf. लेकिन अगर आज के टाइम में हम देखें तो वक्फ के पास ऑलमोस्ट 9.4 लाख एकड़ लैंड है। ओके, जो कि बहुत ज्यादा होता है। अब इसको अमेंड करने की जरूरत क्यों पड़ी, इसके रीजंस जानिए कि इसे अमेंड करने की जरूरत क्यों पड़ी हमें। क्योंकि काफी एलिगेशन लगाए गए अगेंस्ट द वक्फ एक्ट, इनके पास काफी सारा लैंड होता है। ये लोग अंदर से ड्यू विद ऑल दीज डीलर्स एंड इलीगल पीपल, ये लोग इलीगल माइग्रेंट्स को लाते हैं अलग अलग स्टेट्स में, केरल, तमिलनाडु, दिल्ली, बंगाल, और वहां पे इनको वक्फ लैंड की प्रॉपर्टी पर सेटल कर देते हैं। फिर somehow political connection or bribery के through they used to get the ration card, they get the Aadhaar,
और फिर जैसे तैसे आगे चल के वोटर लिस्ट में एनरोल हो जाते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज अपने बेनिफिट के लिए उन्हें एनरोल कर लेती हैं कि ये एंटी बीजेपी वोटर बैंक बनेंगे हमारे। यही एलिगेशंस वक्फ बोर्ड पे लगे इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड इंक्लूडिंग इन दिल्ली एज वेल। ओके, तो ये माना गया कि वक्फ एक्ट में काफी कुछ चेंजेस करने की जरूरत है। दूसरा कि यहाँ पर बहुत ही लीनियंट प्रोविजन रखा गया था कि अगर वक्फ किसी प्रॉपर्टी को डिमांड करता है, जैसे तमिलनाडु में एक पूरा का पूरा विलेज ही उन्होंने डिमांड कर लिया, ठीक है, तो फिर ये तो वहां पे जो लोग रह रहे हैं, जो कई जनरेशन से रह रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टी छीनने वाली बात हो जाती है। तो थोड़ा सा इस एक्ट के बारे में जान लेते हैं, बाकी जब इसमें अमेंडमेंट्स आएंगे तब हम इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। This refers to Waqf Act of 1995 as amended, governs the administration of Waqf in India. First definition, तो ये डिफाइन करता है वक्फ को एज अ परमानेंट डेडिकेशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी फॉर एनी पर्पस recognized by Muslim law as religious, pious or charitable. It applies to all Waqf in India except those under jurisdiction of state specific Waqf laws. बोर्ड बनाए जाते हैं फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ वक्फ। बोर्ड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग वक्फ प्रॉपर्टीज, रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स एंड इंश्योरिंग कंप्लायंस विद लॉ। अब ये जो रिजॉल्विंग डिस्प्यूट की पावर यहाँ पे दी गई है, ये पावर शायद अमेंडमेंट के थ्रू चेंज की जाएगी। रजिस्ट्रेशन, it mandates the registration of all work with the Waqf board and details the procedure for registration including information required and issuance of Waqf certificate. Management and supervision, it provides for appointment of mutawalis, that is manager or trustees, जो इस पूरी प्रॉपर्टी को मैनेज करेगा। It grants the board the authority to supervise, investigate and take action against mismanagement or misuse of properties. और यहाँ पर काफी सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जिनका ये कहना है कि इसमें बहुत करप्शन होता है एंड सरकार जो अमेंडमेंट लेकर आ रही है वो ठीक कर रही है। फाइनेंस एंड ऑडिट, it stipulates that the properties account must be audited annually and it ensures financial transparency and accountability by requiring submission of annual report and financial statement to the board. यही बातें जो मिस्टर ओवैसी ने कही, सर्वे ऑफ प्रॉपर्टीज मैंडेट द पीरियोडिक सर्वे एंड लिस्टिंग ऑफ ऑल प्रॉपर्टीज बाय गवर्नमेंट टू मेंटेन द अपडेटेड रिकॉर्ड्स। सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, दिस इज द अगेन वन कंटेंशन जिसे चेंज किया जाएगा। It established the tribunals to adjudicate dispute related to properties and tribunal has the authority to settle dispute including those related to administration and management of properties. It provides measure for protection, preservation and development of properties. It ensures the properties are used for the intended religious, pious and charitable purpose. और जो एलिगेशन लग रहे हैं कि इलीगल माइग्रेंट्स को लाकर, अब देखिए अगर आप रोहिंग्यास को देखेंगे तो जम्मू कश्मीर से लेके दिल्ली, केरल, वेस्ट बंगाल तक सेटल हो चुके हैं, इंक्लूडिंग राजस्थान ऑल्सो। तो ये कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि कुछ अंडरग्राउंड ऐसे वर्कर्स काम कर रहे हैं जो इलीगल माइग्रेंट्स को बसा रहे हैं और ज्यादा लाकर, और उनकी मदद कर रहा है वक्फ बोर्ड अलग अलग स्टेट का। Penalties, it specifies penalties for offences such as mismanagement, unauthorized occupation or misuse of property. It empowers Waqf board to take legal action against violator. और दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके, ये एग्जाम में प्रीलिम्स में इस तरह के स्टेटमेंट आ जाते हैं कि उनके पास लीगल एक्शन लेने की पावर है या नहीं। Power of central and state government, it allows central and state government to issue directions to board for proper administration of work and it empowers the government to frame rules and regulations to ensure the effective implementation of the act. ठीक है, और यही करने जा रहा है अब पार्लियामेंट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ऑलराइट, यहाँ पे क्लाउड बर्स्ट है, इसे हम लोग कभी सेपरेटली ब्रेनस्टॉर्मिंग में डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, ये चीजें थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन चाहती हैं तो हम क्लाउड बर्स्ट को वहां डिस्कस कर लेंगे। और लैंडस्लाइड एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट हमारे स्टैटिक के रिविजन में चला जाएगा और लैंडस्लाइड मेंस 450 प्लस में हो जाएगा। ओके, तो ये तीन टॉपिक वहां कवर होंगे। लॉ मिनिस्ट्री रिपोर्ट्स फ्लैग इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हम लोग कई बार देख चुके हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुअर होता है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा फाइलें को ढेर लगे हुए हैं, इवन इतना क्राउडेड होता है कि वहां खड़े होने की भी जगह नहीं होती। वुमेन्स के लिए टॉयलेट्स नहीं है, लॉयर्स एडवोकेट्स के लिए चैम्बर नहीं है। ओके, तो यहाँ पर और सबसे ज्यादा बैकलॉग्स कहाँ है केसेस के? डिस्ट्रिक्ट लेवल के कोर्ट्स पर, राइट, इंक्लूडिंग दिल्ली के भी आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट देखेंगे अगर, तो उसमें भी यही हाल है। तो सरकार ने काफी सारी स्कीम्स चलाई हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने की, क्योंकि अल्टीमेटली सबसे ज्यादा फाइलिंग ऑफ केसेस इसी लेवल पर हो रहा है। तो हम लोग दो चीजें जानेंगे कि आखिर क्यों इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर है और दूसरा सरकार ने कौन कौन सी स्कीम्स चलाई हैं इनको ओवरकम करने के लिए। ओके, सो लॉ मिनिस्ट्री रिपोर्ट्स फ्लैग इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस इन कंट्रीज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट।
और ये खुद सेंट्रल लॉ मिनिस्ट्री बोल रही है, ऐसी कोई नॉर्मल बातें नहीं है। फर्स्ट इज इनएडिक्वेट फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, इनसफिशिएंट कोर्ट रूम्स, ठीक है, इतने कोर्ट रूम्स ही नहीं है टू एकोमोडेट द ग्रोइंग नंबर ऑफ केसेस। सेकंड इज पुअर मेंटेनेंस, existing court building often suffer from poor maintenance leading to dilapidated condition. Third is space constraint, there is insufficient space even for judges, court staff, litigants, lawyers, resulting in overcrowding, right? First physical infrastructure poor है। Second is technological deficiency, अब अगर कोई विंग सबसे पीछे रहा है टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में, तो वो ना हमारा लेजिस्लेचर रहा है ना एग्जीक्यूटिव बट जुडिशियरी। First is limited access to technology. Many district court lack the necessary technological infrastructure such as computers, internet connectivity, case management system। ठीक है, ये केस मैनेजमेंट सिस्टम सब मैनुअल किया जा रहा है, हालांकि अभी हम देखेंगे कि सरकार ने इसमें क्या इंप्रूवमेंट किए। Inefficient record keeping, the absence of digitized records and case management system lead to delay and inefficiency in handling of cases. Third is inadequate IT support. There is often a shortage of IT professional to manage and support technological infrastructure, right? तो ये technological deficiencies। Third is resource constraint. First is shortage of judicial officers। इसीलिए ये बात की जाती है कि हमें नंबर ऑफ जजेस बढ़ाने एंड ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस की जरूरत है। देयर इज सिग्निफिकेंट शॉर्टेज ऑफ जजेस लीडिंग टू हाई जज टू पॉपुलेशन रेशियो एंड इंक्रीजिंग केस बैकलॉग्स। Lack of support staff, insufficient number of court staff such as clerks, stenographers, bailiffs hampers the smooth functioning of court. Funding issue, inadequate funding and budgetary allocation for judiciary affect the development and maintenance of court infrastructure. Fourth is basic amenities, जैसा कि हमने बात की, विमेंस के सेपरेट टॉयलेट्स, वाटर फैसिलिटीज, वहां पर जो लोग आते हैं केस के लिए, ये कॉमन मैन। The lack of basic facilities like drinking water, sanitation facility, waiting area, accessibility issues. Courts are often not accessible to person with disabilities. ठीक है, रैंप्स नहीं है वहां पे, एलिवेटर्स नहीं है। ये सब टाइम टू टाइम आता रहा है न्यूज़पेपर में, वो भी विद रिस्पेक्ट टू दिल्ली कोर्ट इटसेल्फ। ठीक है, अगर दिल्ली की हाल है तो फिर स्मॉल टाउन्स का तो। Security concern, inadequate security. Many district court lack proper security arrangement, putting judges, court staff and litigant at risk. Even दिल्ली की भी आपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में देखा होगा, गोलियां चल जाती हैं कई बार। ठीक है, एक केस था जहां पर एक विमेन को एडवोकेट ने ही गोली चला दी थी कोर्ट के ही कैंपस में। Insufficient security personnel. There are often shortage of security personnel to manage the safety and order within court premises. अब एनवायरमेंटल कंसर्न में आप वो सब चीजें लिख सकते हैं, जैसे एनर्जी इनएफिशिएंसी, नॉट एनर्जी एफिशिएंट लीडिंग टू हाई ऑपरेशनल कॉस्ट, एनवायरमेंटल इंपैक्ट, पुअर वेंटिलेशन, लाइटनिंग। ठीक है, मैं इनको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। ज्योग्राफिकल रीजनल डिस्पैरिटीज, रूरल अर्बन डिवाइड, कोर्ट्स इन रूरल एरियाज ऑफन फेस मोर सीवियर इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंज, रीजनल इम्बैलेंस, the significant disparities in quality of court infrastructure across different state and regions, the delay in construction project. The construction renovation projects for court building face delays due to bureaucratic hurdle, facing issues and lack of proper planning. Okay? तो ये सारे इश्यूज हैं जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को पुअर बनाते हैं। गवर्नमेंट ने इसकी एफिशिएंसी को, एक्सेसिबिलिटी और ओवरऑल फंक्शनिंग को इंप्रूव करने के लिए क्या स्टेप्स लिए हैं, उनमें से आप 3-4 याद रख लीजिए बस। फर्स्ट इज ई कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट, फेज 1 और फेज 2 इंप्लीमेंट किए गए। दी प्रोजेक्ट फोकस ऑन कंप्यूटराइजिंग डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, ताकि मैनुअली केस मैनेज ना करने पड़े। ठीक है, कौन सा केस कब एलोकेट होना है, ये सब ऑटोमेटिकली हो सके। कंप्यूटराइजिंग डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट एंड इंक्लूड सेटिंग अप ऑफ हार्डवेयर, नेटवर्किंग, इंस्टॉलिंग केयर मैनेजमेंट सिस्टम। सेकंड इज डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करने के लिए प्रोविजन फॉर कंप्यूटर हार्डवेयर, local area network, internet connectivity, power backup to ensure seamless digital operation, e-filing of and case management, introduction of e-filing, case management system, digital case record to streamline court process and reduce delay। ठीक है, तो ये सब गवर्नमेंट ने टारगेट किया अंडर ई कोड मिशन मोड प्रोजेक्ट। सेकेंड इज न्याय विकास, दैट इज जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया जाएगा, फंडिंग दी जाएगी फॉर कंस्ट्रक्शन एंड रेनोवेशन ऑफ कोर्ट बिल्डिंग एंड रेसिडेंशियल यूनिट फॉर जुडिशियल ऑफिसर्स। मॉडल कोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे, मॉडल कोर्ट कॉम्प्लेक्स विद मॉडर्न फैसिलिटीज टू सर्व एज बेंचमार्क फॉर अदर कोर्ट्स। ग्राम न्यायालय एक्ट लेकर आए 2008 में, रूरल कोर्ट्स, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ग्राम न्यायालय टू प्रोवाइड एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल जस्टिस इन रूरल एरियाज, ताकि इंसान को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ना आना पड़े। ठीक है, रूरल एरियाज पर उसके आसपास ही उसके केसेस रिजॉल्व हो जाएं, जैसे माइनर डिस्प्यूट्स हैं किसी लैंड को लेकर या फिर आपस में कोई डिवोर्स इश्यू चल रहा है। दीज कोर्ट एम्स टू रिड्यूस burden on district court by handling minor civil and criminal cases locally. National Mission for Justice Delivery and Legal Reform, इसमें भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को ही टारगेट किया गया है। न्यू कोर्ट बिल्डिंग, रेनोवेशन एटसेट्रा, एंड ह्यूमन रिसोर्स को स्ट्रेंथन किया जाएगा ताकि रिक्रूटमेंट की जाए एडिशनल जजेस की एंड कोर्ट स्टाफ की। फिर कुछ स्पेशल केसेस के लिए, जैसे विमेन से रिलेटेड है,
सेक्सुअल बच्चों के सेक्सुअल ऑफेंसेस से रिलेटेड है, उसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाया गया है। स्पीडी जस्टिस एंड स्पेशल फंडिंग एलोकेट की गई इसके लिए, ठीक है, ये आप सेल्फ रीड कर सकते हैं। जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्ट्रेंथनिंग स्कीम के लिए हम लोग एक और चीज लेकर आए, दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रांट देंगे। मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन के लिए भी किया गया कि पैसा जा तो रहा है बट मॉनिटर कीजिए कि यूज हो भी रहा है टाइमली या नहीं। National Code Management System, Code Development Plan, that is formulation of code development plan for systematic improvement of code infrastructure and process, and performance standards, setting performance standards for code to enhance their efficiency and accountability. One Nation, One Code ID लेकर आए, Uniform Identity, introduction of unique identification system for all courts in the country to ensure uniformity and easy tracking of cases across different jurisdiction. इसके अलावा जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड बनाया जाएगा। यहाँ पे एक सेंट्रलाइज बोर्ड होगा जो कोऑर्डिनेट करेगा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर। कैपेसिटी बिल्डिंग की जाएगी, उसके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एंड सो ऑन। ओके, यहाँ पे 10 से ज्यादा पॉइंट्स हैं, आप कोई भी 4-5 पॉइंट याद रख लीजिए कि सरकार ने इस पे क्या किया है, काफी आपके लिए। ओके, लेट्स मूव अहेड। लद्दाख, ठीक है, लद्दाख चाहता है कि हमें अपनी खुद की सेपरेट पीएससी दी जाए। उनका ये कहना है कि 2019 से कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है, जब से जम्मू कश्मीर की जो पीएससी थी वो अभी डिसफंक्शन है। नेक्स्ट इज दे आर डिमांडिंग रिजर्वेशन फॉर लोकल रेसिडेंट्स, क्योंकि उनका ये कहना है कि एजुकेटेड यूथ जो है वो फ्रस्ट्रेटेड है, लद्दाख की कल्चर इज थ्रेटन। और बाकी मैंने आपके साथ मेंस 450 प्लस में एक सेशन किया था ऑन 6th शेड्यूल डिमांड फॉर लद्दाख, ठीक है, वहां पे सारे पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए थे। यहाँ पर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ने एक केस फाइल किया था जिसने कहा था कि इलेक्शन कमीशन ने ठीक से काउंटिंग नहीं की है। कुछ सीट्स हैं जहाँ पे कम काउंटिंग हुई है वोट परसेंटेज से, और कुछ सीट्स हैं जहाँ पे ओवर काउंटिंग हुई है, जितने वोट डले उससे ज्यादा। बट एज एक्सपेक्टेड सुप्रीम कोर्ट में जाके इलेक्शन कमीशन ने रिजेक्ट कर दिया है कि ये जो रिपोर्ट आई है ऑन डिफरेंस इन वोटर टर्नआउट, ये सब बकवास बातें। मनरेगा, तो मनरेगा में एक प्रोविजन है कि अगर आपको 15 डेज तक वर्क नहीं मिलता है तो आपको दिया जाएगा अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देने में स्टेट गवर्नमेंट्स ये शो नहीं करना चाहती कि हमारे यहाँ डिमांड ज्यादा आ रही है मनरेगा में, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट, एक क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट हम प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो ये लोग सिर्फ रिपोर्टिंग में वो मेंशन कर रहे हैं जहां पर वर्क दिया जा रहा हो। Going against one of the key objective of Manrega, only 90,000 rupees was released by various states in 2023-24 as unemployment allowance. ठीक है, लेकिन लास्ट ईयर कितना रिलीज किया गया था, 7.8 लाख करोड़ एज अनएम्प्लॉयमेंट अलायंस। और ये पॉइंट आउट भी किया है खुद इकोनॉमिक सर्वे ने, ठीक, उनका भी यही कहना है कि दीज फिगर्स वर क्लियरली डेफिशिएंट। This survey noted that work was often unavailable for beneficiaries and that block level functionaries may not register demand for work in real time. The survey also pointed out that flaw in the reporting system of Manrega, undermining that work demanded is only reported on the portal when employment is actually provided. जब आप ये लोग आपको वर्क दे पा रहे हैं तभी वो बस रिपोर्ट कर दें वहां पे कि हमारे पास इतने वर्क की डिमांड आई थी। अगर ये प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं तो ये रिपोर्ट भी नहीं करते कि वर्क की डिमांड आ रही है बट हम एलोकेट नहीं कर पा रहे हैं कोई वर्क। दिस लो डिसबर्सल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस इज वन ऑफ द क्रॉनिक प्रॉब्लम्स। Unemployment allowance was introduced in the law to fix accountability for the states and is a key tool to ensure that states provide work under the law that rests on the assured employment principle, and this is the most underutilized clause. तो ये सब मनरेगा के एनालिसिस में जब हम लोग कभी बात करेंगे तब देखेंगे। एज इन केरल लोकल क्लाइमेट प्रोसेस कैन वर्सन क्लाइमेट एक्सट्रीम। अब देखिए यहाँ पे प्रिकॉशनरी मेथड्स को हाईलाइट किया गया है पूरे आर्टिकल में, मैं आपको समराइज करके इसको पढ़ा देता हूँ। The article highlights the importance of proactive disaster management and challenges of accurately predicting and mitigating the effects of natural disaster due to climate risk. Okay, so हमें proactive रहने की जरूरत है इसमें, तो हम क्या steps ले सकते हैं? First, climate risk and disaster management. Climate risk are omnipresent. Okay, रोके तो नहीं जा सकते सभी, and natural disaster cause significant losses. Disaster management and recovery is crucial, but the early warnings are not always effective in averting tragedies. कई बार पता होता भी है कि यहाँ पे लैंडस्लाइड्स वगैरह हो सकती हैं, बट ऑब्वियसली बात है कि उनको रोक पाना या उनको अवॉइड करना पॉसिबल नहीं है, एटलीस्ट इन द शॉर्ट टर्म। कि आपको वार्निंग मिल भी जाए 24 घंटे पहले तो आप उसको रोक नहीं सकते, सिर्फ आप लोगों को इवैक्यूएट कर सकते हो वहां से। तो हमें उसकी जरूरत है कि हमारा जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है वो ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेंथन किया जाए। रोल ऑफ वेदर फोरकास्ट एंड लॉन्ग टर्म आउटलुक। Early warning start with weather forecast, but long-term climate risk outlook
आर नीडेड फॉर प्रोएक्टिव डिजास्टर मैनेजमेंट। लॉन्ग टर्म यानी कि आप एक पूरे डेकेड के पॉइंट ऑफ व्यू सोचिए कि आज आप वहां पर जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं, आप अगर वहां पर कोई डैम बना रहे हो, आप वहां से कोई रोड बना रहे हो माउंटेन को कट करके, तो अगले 10 साल तक यहाँ पे इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। सिर्फ इमीडिएट टर्म में नहीं कि अगर हमने यहाँ से रोड कट किया तो ये लैंडस्लाइड हो सकता है, इमीडिएट नहीं, क्या ये लैंडस्लाइड आगे 5 साल 10 साल बाद भी हो सकता है आज जो रोड बना रहे हैं उस वजह से। ब्रॉड वार्निंग्स ऑफ रिस्क आर नॉट इजिली ट्रांसलेटेड इनटू स्पेसिफिक एक्शन। Challenges in predicting extreme events, no, predictive models are imperfect, ठीक है, कोई भी पूरे परफेक्टली तो प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, एंड रिक्वायर एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ लोकल फैक्टर्स that exacerbate climate effects. Climate extremes are driven by distant event but are influenced by local factor. अब अगर लैंडस्लाइड हो रहा है, ऑब्वियसली बारिश रेन उसका एक रीजन हो सकती है, ठीक है, बट अल्टीमेटली उसको मेन डिसाइड कौन कर रहा है, लोकल फैक्टर, यानी कि वहां की सॉइल कैसी है, ठीक है, वहां का रॉक कॉम्पोजिशन कैसा है। अल्टीमेटली फिर बाद में जब क्लाइमेट चेंज की वजह से अगर वहां पे सपोज हैवी रेनफॉल हो जाता है, ठीक है, तो वो एक ऐसा कॉज है जिसको रोका नहीं जा सकता, बट वहां का सॉइल एंड रॉक कंटेंट कैसा है, लोकल फैक्टर्स कैसे हैं, लोकल कंडीशन कैसी है, ठीक है, वहां पे आपने कितना डिफॉरेस्टेशन किया है जिस वजह से सॉइल पे होल्ड लूज हो गई है, वो सब लोकल फैक्टर डिसाइड करते हैं। Key study: landslides in Wayanad, Kerala. Local drivers like coastal sea surface temperatures influence the heavy rain. Improved predictions require enhanced coastal observation and assimilation into the model. Downscaling techniques for better production. We need to improve predictions of small scale events by using global models to drive local predictions in higher resolution regional models. AI and machine learning techniques are increasingly used for faster and cost effective predictions. Hyperlocal risk information, local amplifiers of extreme events like land use change, ठीक है, जो मैंने आपसे बात की, रोड या डैम या कुछ भी हम कर रहे हैं, ठीक है, they must be understood and mapped. National and local government should collaborate on monitoring and mitigating risk. Budgetary provision and sustainable mitigation. Effective disaster mitigation requires accounting for relationship between global warming and local events in budgetary provisions. Sustainable disaster mitigation involve long-term planning and resource allocation. Importance of local data network. A robust data network is essential for mapping local extreme event amplifiers and supporting hyperlocal predictions. Improved local data collection can enhance regional and hyperlocal predictions, aiding in more effective disaster management. Okay, so इस आर्टिकल ने पूरा एम्फेसाइज किया है ऑन इम्प्रूव्ड प्रिडिक्टिव मॉडल्स, बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लोकल क्लाइमेट ड्राइवर्स एंड कोलैबोरेशन बिटवीन गवर्नमेंट्स टू एनहांस डिजास्टर मिटिगेशन एंड रेजिलियंस। ये सब आज के फालतू के आर्टिकल्स हैं, इनको छोड़िए, हम लोग काम के आर्टिकल्स पे चलते हैं अपने। हाँ, कि इस बार साइंटिस्ट के लिए हमारे बजट में क्या प्रोविजंस रखे गए, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल था आज का। The Union Budget for 24-25 under the Modi government third term highlights the significant initiatives and allocations in research and development, especially in advanced technology and sectors of national importance. First, focus on advanced technology missions, that is supercomputing, cyber physical system, quantum technologies. There is continued emphasis on national advanced technology missions, ठीक है, जैसे AI मिशन हम लोग लेकर आए, नेशनल क्वांटम मिशन लेकर आए हम लोग, ठीक है, उन सब पे फंडिंग एलोकेट की गई है। प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन को बूस्ट करने की बात की गई है इन स्पेस एज वेल एज जियोस्पेशियल पॉलिसीज। सेकेंड इज सपोर्ट फॉर बेसिक रिसर्च एज वेल। बजट एलोकेशन ऑफ ओवर 6,000 crore एलोकेटेड टू डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च विद 10% इंक्रीज इन फंडिंग फॉर CSIR। सेकेंड इज कि सिर्फ इनोवेशन करने से या रिसर्च करने से बात नहीं बनेगी जब तक इंडस्ट्री उसको कमर्शियली एक्सप्लॉइट ना कर सके। So innovation and industry linkage, focus on basic research, prototype development and fostering innovation industry collaboration. Sector specific initiative, climate resilient agriculture पे focus किया गया है, emphasis on productivity and climate resilience in agriculture supported by speed breeding platform. Critical mineral mission, custom duty exemption दिए गए हैं on 25 critical minerals to boost research. Clean energy, focus is on energy efficient technologies and nuclear energy development. Plug and play industrial parks. Plan for industrial parks in 100 cities to promote uptake of indigenous technology. Now, what is the plug and play parks? See, it is like कि जैसे एग्जाम्पल समझिए कि अगर मुझे या किसी एक नए लड़के को अपना खुद का ऑनलाइन टीचिंग स्टार्ट करना है, ठीक है, डिजिटल बोर्ड, कैमरा, प्रोजेक्टर, एक ऑफिस रूम, साउंड प्रूफ ग्लासेस, ये सब अरेंज करने में टाइम लग जाएगा, ठीक है। लेकिन इस तरह के प्लग एंड प्ले पार्क बनाए जाए जहां पर इस तरह के सारे सेटअप ऑलरेडी अरेंज है, आप सिर्फ जाइए,
अपना कंटेंट लिखिए एंड रिकॉर्डिंग शुरू कर दीजिए, राइट। दैट इज कॉल्ड एज प्लग एंड प्ले। तो इसी तरह के इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाएंगे जहां पे सारी फैसिलिटीज पहले से उस पार्क में होगी, आपको सिर्फ अपना जाना है और अपना प्रोडक्शन शुरू कर देना है। ओके, दैट इज कॉल्ड एज प्लग एंड प्ले। Private sector and startup, angel tax abolition, major incentive for startups, especially in biotechnology sector। ठीक है, एंजल टैक्स को एबॉलिश किया गया, ये हम डिस्कस कर चुके हैं अपने पुराने न्यूज़पेपर एनालिसिस में। सेकंड इज वेंचर कैपिटल फंड, 1000 करोड़ फंड टू प्रमोट स्पेस टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स। ठीक है, ये भी हमने उसी दिन सेम डे डिस्कस कर लिया था, व्हाट इज वेंचर कैपिटल फंड। ऑपरेशनलाइजिंग अनुसंधान एनआरएफ। ठीक है, एनआरएफ पे हम पूरा एक प्रॉपर सेशन किया हुआ है 140 प्लस में, प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा। 1 लाख करोड़ का कॉर्पस सपोर्ट सेट किया जाएगा टू सपोर्ट द प्राइवेट सेक्टर ड्रिवन रिसर्च एंड इनोवेशन। Second is concern about implementation. There is skepticism regarding actual operationalization and focus on prototype development over basic research. Concerns and criticism. फर्स्ट क्रिटिसिज्म हमेशा इंडिया के लिए यही आता है कि रिसर्च में फंडिंग एज अ परसेंट ऑफ जीडीपी बहुत कम है। इट इज स्टैग्नेंट, ओके, एंड इनएडिक्वेट। हार्डली 0.7% ऑफ आवर जीडीपी हम लोग खर्च करते हैं, जबकि अदर कंट्रीज 4 to 6% तक खर्च करती हैं अपनी जीडीपी का। एक्चुअल एक्सपेंडिचर वर्सेस एलोकेशन। नाउ देयर इज डिस्क्रिपेंसी बिटवीन एलोकेटेड फंड एंड एक्चुअल फंड ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड हायर एजुकेशन। एलोकेट तो बहुत किया जाता है बट एक्चुअली में उतना दिया नहीं जाता। Funding distribution. There is disparity in funding with a major share going to IITs, leaving state-run institutions with limited resources. Education as skilling, doctoral training, emphasize on multidisciplinary learning and innovation in bioscience and biotechnology. Second is internship scheme. Initiatives to generate employment and encourage students to pursue science career beyond academia. और इसी के लिए सरकार क्या लेकर आई है, टॉप 500 जो इंस्टीट्यूट हैं, सॉरी कंपनीज हैं, उनके साथ आपको इंटर्नशिप कराई जाएगी 2 साल की। हेल्थ सेक्टर, हायर एजुकेशन के लिए भी देयर इज इंक्रीज एलोकेशन फॉर प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम इन फार्मास्यूटिकल्स एंड देयर इज एफर्ट टू एड्रेस द फंडिंग डिस्पैरिटीज इन स्टेट रन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। सो ओवरऑल ये जो बजट है इट शोकेस a commitment to advancing research and development and supporting innovation, but concerns remain regarding the actual funding implementation, balances between basic and applied research, and need for increased government initiative in basic research. लैंडस्लाइड आ जाएगा, मेंस 450 प्लस में आ जाएगा उसका लेक्चर प्रॉपर। रेलवे फ्राइट रेवेन्यू ग्रोइंग सिंगल डिजिट। नो, देयर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड एज क्रॉस सब्सिडाइजेशन, यानी कि पैसेंजर ट्रेन, सपोज पैसेंजर ट्रेन में पर पैसेंजर को ट्रेवल करवाने की कॉस्ट आती है ₹100। अब सरकार क्या करती थी, ये पैसेंजर को महंगा ना लगे इसके लिए इस पे लेती थी सिर्फ ₹50। ₹100 का ट्रैवल चार्ज आपको सिर्फ ₹50 में किया जाएगा। और उसकी भरपाई कहाँ से की जाएगी इस लॉस की? इस लॉस की भरपाई की जाती थी फ्राइट से, यानी कि जो मालगाड़ियां होती हैं जो आपका ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रही हैं, ठीक है। वहां पे अगर किसी सामान को पहुंचाने की ₹100 कॉस्ट आ रही है तो वहां पे लिए जाते थे ₹150, ठीक है, ताकि यहाँ पे जो ₹50 का डिस्काउंट दिया गया पैसेंजर ट्रेन को उसको क्रॉस सब्सिडाइज किया जा सके फ्रॉम द फ्राइट ट्रेन। ओके, सो व्हाट यू कैन सी इज कि सरकार की जो अधिकतर इनकम जो हो रही है वो कहां से होती थी, फ्राइट ट्रेन से, पैसेंजर ट्रेन से नहीं होती थी। बट ओवर द ईयर मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद यहाँ पे काफी चेंजेस किए गए कि इतना क्रॉस सब्सिडाइजेशन करना ठीक नहीं है, ठीक है, क्योंकि कोई भी एक पैसेंजर होता है वो साल में 3 बार 4 बार ही ट्रेवल करेगा, ठीक है। तो इन्होंने पहले क्या किया, जो ₹100 का आपका तत्काल चार्ज लगता था उसको बढ़ा के कर दिया ₹300। फर्स्ट थिंग। सेकेंड इज कि तत्काल के ऊपर एक और चीज लेकर आए, प्रीमियम तत्काल, यानी कि अगर आपको सीट नहीं मिल रही तो आप प्रीमियम तत्काल लीजिए, वहां पे आपको ₹200 और एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। थर्ड थिंग इज कि 60 प्लस लोगों को जो सब्सिडी मिलती थी, हाफ टिकट लगता था, उसको इन्होंने एबॉलिश कर दिया, राइट। फोर्थ थिंग इज कि 12 साल के बच्चों को इनका हाफ टिकट लगता था, ठीक है, इसको भी इन्होंने एबॉलिश कर दिया। तो ये 4 स्टेप लिए गए ताकि ये पैसेंजर ट्रेन में जो नुकसान हो रहा है और उसको क्रॉस सब्सिडाइज करना पड़ा है फ्लाइट से कम किया जा सके, ठीक है। तो ये 4 स्टेप से इन्होंने पैसेंजर का ट्रेवल करना थोड़ा सा महंगा किया ताकि हम एग्जैक्ट रेशियो तक पहुंच सकें, ताकि जितना कॉस्ट आ रहा है एक पैसेंजर को ट्रेवल में उतना ही उससे लिया जाए, ठीक है, सब्सिडी उस पर एक तरह से ना दी जाए। बट हुआ क्या है कि फ्लाइट में हमने क्या कहा कि इसको और स्पीडी करना है, बाकी हमने वो सब नेशनल लॉजिस्टिक मिशन में डिस्कस किया हुआ है और उस पर क्वेश्चन भी कल हमने देखा CAPF में। हमने इनकी स्पीड बढ़ाने के लिए हमने वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर बना लिए, हमने ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर्स बना लिए, राइट।
बट इस फ्राइट में सबसे ज्यादा कंपटीशन कहां से आया, क्योंकि हमने ये फ्राइट कॉरिडोर बनाने के साथ साथ ही एक्सप्रेस वे, ये हाईवे, इनको भी और ज्यादा एक्सपेंड किया। तो ये ट्रेन की फ्राइट को सबसे बड़ा कंपटीशन आ रहा है रोड सेक्टर से। तो यहाँ पर सरकार की जो इनकम थी, जो रेवेन्यू ग्रोथ है फ्रॉम द फ्राइट, रेलवे फ्राइट, वो डिक्रीज हुई है। ठीक। और उसका सबसे बड़ा रीजन है रोड सेक्टर। इंडियन रेलवेज नाउ हैज ए फ्राइट प्रॉब्लम। Freight volumes are growing slower than expected. There is stiff competition from roadways. Even inland waterway routes are emerging as a strong contender. Coal loading remains the biggest revenue source in the railway freight segment, contributing about 50%. क्रॉस सब्सिडी, ये मैंने आपको समझा दिया क्या होती है। ऑलराइट, यहाँ पे इसराइल ने फिर से एयर स्ट्राइक किया है गाजा के स्कूल पे एंड करीब 44 लोगों को मारा गया है। हाउथी रेबल्स का स्ट्राइक एज इट इज चल रहा है रेड सी में, इन्होंने अभी तक इसको किया हुआ है। दूसरा फिलीपींस, ठीक है, इसकी हम हमेशा बात करते हैं कि ट्रम्प के आने के जैसे जैसे चांसेस हैं, चाइना इसके साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइजिंग एटीट्यूड अपना रहा है, ठीक है। बट फिलीपींस भी अपने आप को और एक्सपैंड कर रहा है, यूएसए के साथ वो ऑलरेडी एक पार्टनरशिप में है अपने डिफेंस को लेकर, अब ये अपनी पार्टनरशिप को और ज्यादा स्ट्रेंथन कर रहा है विद जर्मनी ऑल्सो। यहाँ पर हिजबुल्लाह ने जब अटैक किया इसराइल पर, तो उसके बाद इसराइल डेफिनेटली रिटेलिएट करेगा, और हर कंट्री ने अपने नेशनल्स को कहा है टू लीव लेबनान एज द फियर सर्च। ठीक है, हिजबुल्लाह इज बेस्ड इन लेबनान। यूके में काफी राइट्स चल रहे हैं। दीज आर दी वर्स्ट राइट इन 13 years बट बाय फार राइट। ये वो ग्रुप्स हैं जो थोड़े से एंटी इस्लामिस्ट टाइप की मेंटेलिटी रखते हैं। Alright. The police has blamed the violence on supporters and associated organizations of English Defence League, an anti-Islam organization founded 15 years ago, whose supporters have been linked to football hooliganism as well. क्या आपने एक मूवी देखी होगी दन दनादन गोल, जॉन अब्राहम की, उसमें वही सब दिखाया है कि ये किस तरह से ये गोरे लोग का एक क्लब टाइप होता है जो कि थोड़ा सा एशियन कलर के जो लोग हैं उनको ह्यूमिलिएट करने का काम करता था। ठीक है, तो वैसे ही कुछ ये लोग यहाँ पर भी कर रहे हैं। दिस इंग्लिश डिफेंस लीग के लोग हैं, ठीक है, राइटिस्ट टाइप के लोग हैं जिनका मानना है कि ये लोग क्यों हमारे देश में आ रहे हैं दूसरे लोग, और वो एक इस्लामोफोबिया वो तो पूरे वर्ल्ड में चल ही रहा है आजकल। हाँ, फाइनली इंडिया काफी टाइम बाद, काफी सालों बाद इनफैक्ट सेमीफाइनल तक पहुंचा है। ठीक है, तो लेट्स होप हॉकी फिर से रिवाइव हो, एंड इस हॉकी को रिवाइव करने का पूरा क्रेडिट जाता है उड़ीसा के पूर्व सीएम नवीन पटनायक को। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पिछले ओलंपिक में हम लोग मेडल लेकर आए थे, राइट। उससे पहले 2018, उसके पहले जो ओलंपिक हुए उनमें हम 8th रैंक पे फिनिश किए, और उसके भी पहले कि अगर आप ओलंपिक में जाएंगे तो हम क्वालिफाई भी नहीं कर पाए थे। ठीक है, ये हालत थी इसकी। 2018 से इसको स्पॉन्सर करना शुरू किया उड़ीसा गवर्नमेंट ने, ठीक। और नतीजा ये हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज इंप्रूव हुई, सब कुछ इंप्रूव हुआ, एक प्रो हॉकी लीग करके भी आ गया, उससे भी पैसा आया इसमें, ठीक है, ट्रेनिंग, अच्छे कोच, अच्छी फैसिलिटीज हुई। और 2018 में, सॉरी 2018 नहीं, 20 में, 2018 से स्पॉन्सर करना शुरू किया था, और 2020 में हम लोगों ने इसमें मेडल जीता था, और 2024 में अब अगर एक मैच और जीतते हैं तो वो भी मेडल आ जाएगा। तो अल्टीमेटली दिखाता है कि कोई भी स्पोर्ट्स हो, अगर उसको अच्छा सपोर्ट मिलता है, अच्छी स्पॉन्सरशिप मिलती है, वो चाहे प्राइवेट सेक्टर से आए या गवर्नमेंट सेक्टर से आए, ठीक है, किसी भी गेम को रिवाइव किया जा सकता है। एक और इम्पोर्टेंट आर्टिकल बचा है, वो है डेथ नील फॉर कोरल्स। ठीक है, ये लोग लक्षद्वीप में स्टडी करने गए थे, तो वहां पे इन लोगों को कुछ आउटकम मिले, हम उनकी बात भी करेंगे और थोड़ा सा कोरल्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जस्ट लास्ट टॉपिक ऑफ द डे। फर्स्ट इज कोरल्स आर दी मैराइन इन्वर्टिब्रेट्स, ठीक है, जो बिलोंग करते हैं टू फाइलम Cnidaria को। दे टिपिकली लिव इन कॉम्पैक्ट कॉलोनीज ऑफ मैनी आइडेंटिकल इंडिविजुअल पॉलिप्स। कोरल सिक्रीट करती है कैल्शियम कार्बोनेट को टू फॉर्म ए हार्ड स्केलेटन, जो बिल्ड होता रहता है ओवर द टाइम टू क्रिएट कोरल रीफ्स। These reefs are vital for marine biodiversity, providing habitat, food and protection for numerous marine species. इसकी 3-4 कैरेक्टरिस्टिक्स याद रख लीजिए। फर्स्ट इज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं ये विद दी जूजैंथेले। ये दीज कोरल्स लिव इन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद जूजैंथेले, जो कि फोटोसिंथेसिस करने वाला एक एल्गी है दैट लिव विद इन देयर टिश्यूज, एंड दिस एल्गी प्रोवाइड्स कोरल विद द न्यूट्रिएंट्स थ्रू फोटोसिंथेसिस एंड कंट्रीब्यूटिंग टू देयर वाइब्रेंट कलर एज वेल एज एनर्जी नीड्स। Colony structure, corals grow in colonies consisting of numerous polyps.
These polyps are interconnected and work together to build extensive reef structure. Calcium carbonate skeleton. Corals secrete calcium carbonate, forming a hard skeleton that serve as foundation जिस पे रीफ ग्रो होती है. टेम्परेचर के प्रति काफी सेंसिटिव होती हैं. अगर हद से ज्यादा भी टेम्परेचर बढ़ जाए तो भी ये सब फिर वाइट टर्न हो जाती है. ठीक है, वाइट होने लगती है. कोरल्स आर हाईली सेंसिटिव टू चेंजेस इन सी टेम्परेचर. एलिवेटेड टेम्परेचर कैन कॉज कोरल ब्लीचिंग. ठीक है, दैट मीन्स वो अपना कलर लूज करने लगती है क्योंकि ये एक्सपेल कर देती है जूजैंथेली को, जो उनको फोटोसिंथेसिस करके दे रहा है, लीडिंग टू लॉस ऑफ कलर एंड वाइटल न्यूट्रिएंट्स. इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करें तो हमें ये 4 जगह पे मिलती हैं: लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, गल्फ ऑफ मन्नार एंड गल्फ ऑफ कच्छ. Lakshadweep archipelago has extensive coral reefs, primarily composed of atolls. These reefs support rich marine biodiversity but are increasingly threatened by bleaching due to rising sea temperature and pollution. अंडमान निकोबार इन पे फ्रिंजिंग एंड बैरियर रीफ है. ठीक है, ये सब फर्क आपने एनसीईआरटी में देख लीजिएगा. ठीक है, अटॉल्स क्या होते हैं, फ्रिंजिंग रीफ्स कैसी होती हैं और बैरियर रीफ्स कैसी होती हैं. वैसे वो वर्ड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है. दैट आर होम टू वाइड वैरायटी ऑफ मराइन लाइफ. The reefs here face threats from climate change, human activities, natural events and tsunami. ये सब याद रखिएगा. लक्षद्वीप जो है वो मोस्टली अटॉल्स हैं. ओके, अंडमान निकोबार जो है वहां पे हमें फ्रिंजिंग रीफ्स एंड बैरियर रीफ्स देखने को मिलती हैं. गल्फ ऑफ मन्नार लोकेटेड बिटवीन इंडिया श्रीलंका, यहाँ पे भी हमें फ्रिंजिंग रीफ देखने को मिलती है. द गल्फ ऑफ मन्नार इज अ डेजिग्नेटेड मराइन बायोस्फीयर रिजर्व एज वेल एज ओके इट हाईलाइटिंग द इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस. गल्फ ऑफ कच्छ ये सबसे नॉर्दर्न मोस्ट कोरल रीफ है वर्ल्ड की. The reefs here are adapted to extreme environmental conditions but still face threat from industrial activities and climate change. कंजर्वेशन में चैलेंजेस क्या है? फर्स्ट इज क्लाइमेट चेंज. अगर टेम्परेचर बढ़ ही रहा है तो उसको हम रोक तो सकते नहीं जब तक कि पूरी वर्ल्ड उस पर ध्यान ना दे. सेकेंड इज पॉल्यूशन, स्पेशली प्लास्टिक पॉल्यूशन या एग्रीकल्चर से रन ऑफ होने वाले फर्टिलाइजर को या फिर अनट्रीटेड सीवेज, ये सब कंट्रीब्यूट करते हैं कोरल ब्लीचिंग. Overfishing, unsustainable fishing practices disrupt the delicate balance of coral reef ecosystem. Tourism, unregulated tourism can cause physical damage to reefs and disturb marine life. अब ये जो आर्टिकल आया है वहां से इन्होंने लक्षद्वीप के कोरल रीफ में क्या ऑब्जर्व किया है, हम लोग इसको देख लेते हैं. ये लोग गए थे यहाँ पर लक्षद्वीप वाटर्स में टू असेस द हेल्थ ऑफ कोरल रीफ्स. यहाँ पर इनकी जो जर्नी थी उसने बताया कि सिचुएशन काफी डायर है. देयर वाज ए मास ऑफ येलो फोम आइडेंटिफाइड एज zooxanthellae signaling severe stress in the coral reefs leading to massive bleaching. This phenomena was last observed on such a scale in 2016. Impact क्या हो रहा है कोरल ब्लीचिंग का? All these marine scientists they have confirmed that coral reefs in Lakshadweep are undergoing extensive bleaching. The corals, especially species like Acropora, Pocillopora एंड पोरिटिस. ओके, देखिए यही सब वर्ड्स एग्जाम में आएंगे कि है क्या एग्जैक्टली. तो दीज आर दी कोरल्स जो लक्षद्वीप में पाई जाती हैं. दे ऑल आर टर्निंग वाइट एंड डिसइंटीग्रेटिंग ए साइन ऑफ डेथ फॉर दीज वाइटल मराइन स्ट्रक्चर. Researchers found that around 70% of coral reef area in Lakshadweep is affected, with species living in shallower depth being more severely impacted. जो सरफेस के करीब हैं वो और ज्यादा इम्पैक्ट हुए. Ecological and economic consequences. So coral reefs are crucial for marine biodiversity, acting as natural barriers, protecting shorelines, supporting local economies through fisheries and tourism. Bleaching threatens not only the marine life but also the livelihood of local communities who depend on these reefs. Research effort and observation. तो इन लोगों ने नोट किया that there is significant rise in sea surface temperature, जो कि एक की फैक्टर है इन ब्लीचिंग प्रोसेस. मराइन हीट वेव्स, ठीक है, और इनको डिफाइन कैसे किया जाता है? दे आर डिफाइंड एज पीरियड्स ऑफ एक्सेप्शनली हाई सरफेस टेम्परेचर, और इनकी फ्रीक्वेंसी और ज्यादा इंक्रीज हुई है, कंट्रीब्यूटिंग टू स्ट्रेस ऑन कोरल रीफ. एंड दीज हीट वेव्स एक्सेसरबेटेड बाय क्लाइमेटिक फेनोमेना लाइक एल नीनो, इट हैज आल्सो अफेक्टेड द अदर कोरल सिस्टम सच एज ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया. ठीक है, तो सिर्फ ये लक्षद्वीप की बात नहीं है, बट ये जब इस तरह के एल नीनो वगैरह इवेंट्स आते हैं तो ये और ज्यादा स्ट्रेस कॉज करते हैं, टेम्परेचर को और ज्यादा बढ़ा देते हैं. ह्यूमन एक्टिविटीज एंड पॉल्यूशन भी रिस्पॉन्सिबल है, जैसे प्लास्टिक पॉल्यूशन, देयर इज ट्रेसेस ऑफ पेस्टिसाइड्स, दे फर्दर एक्सेसरबेट द स्ट्रेस ऑन कोरल रीफ्स. इन्हें इवन माइक्रोप्लास्टिक्स भी मिले, अदर पॉल्यूटेंट्स भी मिले इन द वाटर्स अराउंड इनहैबिटेड आइलैंड ऑफ सुहेली. While oil pollution was not detected, but the presence of other pollutants indicates significant human impact. Future prospect and conservation efforts. The situation in Lakshadweep is critical with potential for long-term ecological damage. While some coral species may recover, the overall impact on the marine ecosystem will be profound.
The efforts to monitor and mitigate the effects of marine heat waves alongside reducing pollution are essential for preservation of these vital ecosystems. इनकॉइस कोरल ब्लीचिंग अलर्ट सिस्टम इंडिया ने डेवलप किया है एंड कंटिन्यूड रिसर्च एंड क्रूशियल स्टेप्स इन अंडरस्टैंडिंग एंड एड्रेसिंग द चैलेंजेस फेस्ड बाय कोरल रीफ इन लक्षद्वीप एंड बियॉन्ड. ओके, तो ये इनकी रिसर्च में निकल कर आया था. ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर टुडेज न्यूज एनालिसिस. थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग. हैव अ ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग.